ग्रीन केमिस्ट्री इन्वेंटेड बाय द पॉल एस्टार्ड ऑफ द यूएसए EPA। फिर 98 में आया, फिर 99 में रॉयल सोसाइटी ऑफ द केमिस्ट्री फॉर्म द ग्रीन केमिस्ट्री नेटवर्क एंड स्टार्टेड द जर्नल ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री। इसलिए जर्नल फिर बाद में पब्लिश हुआ कि इस जर्नल में ग्रीन केमिस्ट्री का जो काम होगा, ये जो वर्क करेगा, रिसर्च करेगा, वो इस जर्नल में पब्लिश होगा। किस में पब्लिश होगा? ग्रीन जर्नल ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री में। इसको नोट कर लीजिए। वन दोनों को ही कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन मेन स्टार्टिंग कहाँ से होगी तो आप कहेंगे 99 से ग्रीन केमिस्ट्री की, क्योंकि 91 से जो स्टार्टिंग है ग्रीन केमिस्ट्री की वो उन्हीं ने की है जिन्होंने जन्म दिया ग्रीन केमिस्ट्री को। मेरी बात समझे हैं? 91 में के पहले तो कोई काम नहीं करता था, इन्होंने किया है। अब इनका जब इन्होंने काम किया, अदर पेपर में सबमिट किया होगा, इसके बाद फिर ये जर्नल बन गया जर्नल ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री। अब इसका मीनिंग हुआ कि अब जो लोग इसमें काम करेंगे वो इसमें भेजेंगे, ठीक है। तो मेन काम यहाँ 99 से स्टार्ट हुआ, जो सबके लिए है, और वो इंडिविजुअल वर्क हुआ फ्रॉम द 1991 से, वो उनका खुद का वर्क है। अच्छा, तो मैं इसमें ये बता रहा था, है पढ़ना? तो उसमें क्या है कि ये हिस्ट्री है कहाँ से ग्रीन केमिस्ट्री स्टार्ट हुई है। तो आप देखेंगे सबसे पहले पेपर इन्होंने, जिनका नाम है साइंटिस्ट का पॉल एस्टाफ, इन्होंने 1991 में स्टार्ट किया था इसका ग्रीन केमिस्ट्री का, या हो सकता है इन्होंने इन्वेंटेड किया तो फर्स्ट पेपर इनका पब्लिश होगा यहाँ से 99 में। फिर बाद में क्या होता है कि इनके बहुत सारे पेपर पब्लिश हुए होंगे, फिर एक ग्रीन केमिस्ट्री का जर्नल बन गया, और वो जर्नल कब बना? 99 में। तो 1999 में ये हुआ जर्नल जब बन गया, तब से ग्रीन केमिस्ट्री का मेन वर्क माना गया जो सबके लिए है। और 91 से स्टार्टिंग है, दैट इज इंडिविजुअल स्टार्टिंग फ्रॉम द 91, और दिस इज फॉर ऑल, कि जो भी काम करेगा वो इस जर्नल में भेजेगा, ठीक। समझ लीजिए पहले इसको। ये प्रोसेस डेटा है जो अभी आपके पास डेटा होंगे। सुनिए, ग्रीन केमिस्ट्री का हम काम कैसे करेंगे। ग्रीन केमिस्ट्री का आपके पास जो नॉन डेटा होंगे, जैसे आपको पता है कि गंगा में कितना पॉल्यूशन है, और कहाँ पे है, कहाँ पे पड़ती है, उत्तर प्रदेश में पड़ती है, कानपुर के किनारे, यही तो है डेटा, पहला डेटा, इसकी इन्फॉर्मेशन। दूसरा सस्टेनेबिलिटी मैट्रिक्स, अब इसके अंतर्गत कौन कौन सा आएगा, अब इसको छोड़ देते हैं, बाद में बताएंगे। फिर इसके बाद डिसीजन एनालिसिस, फिर डिसीजन हमें लेना है कि ये काम हम कैसे स्टार्ट करेंगे। बाद में क्या होगा? एवोल्यूशन ऑफ प्रोसेस, फिर उसको एवेल्युएट कैसे करेंगे प्रोसेस को, वो आ जाएगा। और मैट्रिक डेफिनीशन, जी स्कोप ग्रीन केमिस्ट्री का। एक्चुअली ये वर्क पूरा मेथोडोलॉजी का है। ये मेथोडोलॉजी एक पे होता है ना, आपने मिराज सर पढ़ाते हैं मेथोडोलॉजी, रिसर्च मेथोडोलॉजी, हाँ उसी का है। ये सब प्लानिंग है, इसमें कुछ नहीं है। तो कैसे हम कहाँ करेंगे, कहाँ पे सारे डेटा कलेक्शन करेंगे, तो ये उसी के पार्ट में आता है। अब जी देखिए, आप इन्हें जनरल वर्ड दे दिया, जी किसके लिए एप्लीकेबल है, कौन कैसे। ग्रीन केमिस्ट्री का जो बायो वाले भी कर रहे हैं, लाइफ साइंस वाले भी कर रहे हैं, फिजिक्स वाला भी कर रहा है, केमिस्ट्री वाला भी कर रहा है, तो किसके लिए ये एप्लीकेबल है, किसके लिए मैथमेटिक्स के लिए भी एप्लीकेबल होगा, सबके लिए होगा। तो ये कॉमन सबके लिए एक फॉर्मेट दे दिया है। और केमिस्ट्री में जो आपका एप्लीकेबल है, आप उसका वर्क करेंगे, तो इसको हम बाद में समझा देंगे, आप समझ लीजिएगा, ठीक है। बना लीजिए, हम बाद में इसको समझाएंगे पूरा। देखिए CO2 जो निकलेगी उसको हम इससे रिएक्शन करा के कन्वर्ट कर लेंगे। फिर इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं। आपका ये क्या है? हेल्थ एंड सेफ्टी है, रिएक्शन मास एफिशिएंसी, कितना मास एफिशिएंसी में आप रिएक्शन करेंगे। दूसरा क्रिटिकल एलिमेंट कौन कौन से हैं जिनके लिए क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। फिर सॉल्वेंट चॉइस, कौन कौन से सॉल्वेंट इसके लिए हम चूज करेंगे इस काम के लिए। और इसका वर्कअप कैसे करेंगे। वर्कअप में जो आपका कंपाउंड बनेगा, ये कंपाउंड बन गया तो इसका वर्कअप होता है। वर्कअप उसको बोलते हैं कि रिएक्शन के बाद जो प्रोडक्ट बन जाता है, तो हम उसमें ऑर्गेनिक सॉल्वेंट डालें या इनऑर्गेनिक डालते हैं तो उसको वर्कअप बोलते हैं। फिर एटम इकोनॉमी, प्रोसेस मास इंटेंसिटी। छोड़ दीजिए, एक मिनट रुक जाइए। हाँ, ये उसका काम नहीं, ये है एवोल्यूशन, इसको नोट। नहीं, यही कंफर्म है, नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए।
प्रिंसिपल है, ये तो लिख लिया था। कहाँ यस सर, जॉइंट प्रिंसिपल नोट करवा दो सर, ये जॉइंट प्रिंसिपल तो था सर पेड़। यस सर, पेड़ में थे सर, ये यही है सर। यस सर, हो चुका है सर ये। हाँ, वो प्रिंसिपल ही है। यस सर। बन गया है। तो उसमें एवैल्यूएशन में अंतर क्या है? एवैल्यूएशन और प्रिंसिपल दोनों सेम ही तो होगा। एवोल्यूशन में प्रिंसिपल इंक्लूड होता है, वो भी आता है अंदर में। तो उसी का तो फोटो दिया है। एवोल्यूशन नहीं, ये अभी जो प्रिंसिपल हमने बताए थे, प्रिंसिपल में बहुत सारी रिएक्शन, ये आपका वैसे स्टार्टिंग का हुआ। जैसे बायो की खोज का लैमार्क जो स्टार्ट हुआ, डार्विनवाद हुआ। अब तो बहुत जेनेटिक आ गया, अब जेनेटिक पे नहीं जाना हमको। क्रांति एवोल्यूशन कहाँ से हुआ? विकास, जहाँ से स्टार्टिंग हुई। तो इवोल्यूशन लिखना चाहिए था, ये इवैल्यूएशन ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री। हाँ हाँ, लिखिए। ऊपर लिखा तो, अरे तो पूरा लिखना पड़ेगा ना। इन ग्रीन क्या क्या ये हिंदी क्यों? ग्रीक नहीं, ग्रीन 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 केमिस्ट्री। आ गया ऑफ इवोल्यूशन। वही है सर, बार बार घूम घूम के वही आ रहा है। पॉल्यूशन प्रिवेंशन एक्ट यही है, इसी को नोट कर लीजिए। हाँ, तो 12 प्रिंसिपल उसी के अंतर्गत तो आएंगे, ग्रीन केमिस्ट्री। इवोल्यूशन नहीं, उसमें अलग था, वो अलग था, उसका डायग्राम वो अलग बनाया था। वो पेड़ बना रहा था। हाँ, वो अलग बनाया था। ये स्टार्टिंग का है, इसको बनाइए, इसको लिखिए। फोटो आके फोटो खींचो इधर पे जाके कलर आके फोटो खींचो। देखो वही सेम है, लेकिन इस फोटो में अंतर है। यहाँ फोटो से अलग दिखाया गया, उधर अलग दिखाया गया था। सर खड़े हो जाइए फोटो की। हाँ, चलिए। फोटो खींचने का ये फोटो नहीं आई आज तक। चलिए, बना लीजिए इसको। तुम सारी फोटो भेज दो, भेजा भी करो। मैं जरूरत है तो बढ़िया बात है। मेरे पास ऑप्शन है। नहीं, बट वो तो फिर भी कर देते हैं ना। देखिए, ग्रीन केमिस्ट्री में कोई भी आप काम करेंगे लेबोरेटरी में, तो इन सब 3 चीज़ों को, ये पॉइंट दिए हैं 1 2 3 4 5, इनको आपको ध्यान रखना होगा अपने माइंड में। उसके अकॉर्डिंग जो आप काम करेंगे तो ये भी आपके 12 प्रिंसिपल में आएंगे। पहला क्या है कि बेस मिनिमाइजेशन ऑफ सोर्स का बेस मिनिमाइजेशन करना है। दूसरा क्या है, यूज ऑफ कैटलिस्ट इन प्लेस ऑफ रिएजेंट। तो रिएजेंट की जगह हमको किसका यूज करना है? कैटलिस्ट को करना है। तो कैटलिस्ट बार बार यूज होते रहते ना, बनेगा, फिर उसको एज ए रिएजेंट के फॉर्म में ले लेंगे। यूज इन नॉन टॉक्सिक रिएजेंट, और ऐसे रिएजेंट हम होंगे जो हमारे नॉन टॉक्सिक हों, ठीक है। और यूज ऑफ रीन्यूएबल सोर्सेस का हम यूज करेंगे। इम्प्रूव एटम एफिशिएंसी, और एटम एफिशिएंसी को इम्प्रूव करना, इस पॉइंट को हम देख के बताएंगे कि क्या है एटम एफिशिएंसी। फिर 5 पॉइंट में आपका पूरा आता है। यहाँ पे 2 पॉइंट तो सिंपल है, डेफिनीशन है ग्रीन केमिस्ट्री सिंथेसिस होती क्या है, ये मेन पॉइंट जो डिजाइन में जो आता है, जो वर्ड आया है डिजाइन फॉर ग्रीन सिंथेसिस, तो ये पॉइंट आपको रखेंगे माइंड में। इसके इसी के अकॉर्डिंग आपको अपना सिस्टम रिएक्शन सेटअप करना होगा, डिजाइन करना होगा। ऐसे बताइए, कुछ अगर समझ में ना हो बताइए।
लास्ट 3 लाइन बची है। चलिए, पहला है बेस्ट मिनिमाइजेशन ऑफ सोर्सेस। तो जो बेस्ट मिनिमाइजेशन ऑफ सोर्सेस हम होते हैं, जैसे मान लीजिए आपका जो आयरन है, तो आयरन कहाँ से आता है? उसकी खान होती, माइन होती है ना, उधर से आता है। या कोयला आता है तो कहाँ से आता है? वो वहाँ से, वो भी खान से आता है। तो हम क्या करते हैं कि वो हमारा रॉ मटेरियल होगा, स्टार्टिंग मटेरियल, या वो सोर्स हो गया हमारा, ठीक है। तो कोयले को हम यूज कर रहे हैं इंडस्ट्री को चलाने के लिए, बॉयलर चलाने के लिए यूज कर रहे हैं। तो बहुत सारा कोयला आप देखते हैं कि इधर उधर पड़ा रहता है, बहुत सारा, 1-1, 2-2, 3-3 किलोमीटर में वही पड़ा है, कोयला ही पड़ा है। तो उससे भी पॉल्यूशन, इसको भी हमें जो सोर्सेस है, उस सोर्स का जो वेस्ट हो रहा है उसको भी मिनिमाइज करना है। समझ में आ रहा? जैसे मान लीजिए हमने क्या अभी अब कौन सा सिंथेसिस बताया था, कोई सिंथेसिस बताया था मैंने यहाँ पे, जैसे इथाइल लैक्टेट बनाया है। तो इथाइल लैक्टेट के लिए हमको लैक्टिक एसिड की ज़रूरत पड़ेगी, और किसकी ज़रूरत पड़ेगी? इथेनॉल की ज़रूरत पड़ेगी। तो इथेनॉल और लैक्टिक एसिड ये दोनों हमारे क्या हैं? सोर्सेस हैं। तो ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा अब इंडस्ट्री है तो इंडस्ट्री में तो 500 टन इतना लैक्टिक एसिड भी जमा होगा, ये इतना हमारा इथेनॉल भी जमा होगा। तो बहुत सा इथेनॉल ही हमारा वेस्ट हो जाता है, जो हमारा सोर्सेस है वही हम वेस्ट कर रहे हैं, उसी को नाली में बहा रहे हैं, उधर को इधर उधर पड़ा हुआ है। तो उन सोर्सेस को हम मिनिमाइज करेंगे। एक पॉइंट पहले में आएगा, बेस्ट मिनिमाइजेशन ऑफ द सोर्सेस। दूसरा, यूज ऑफ कैटलिस्ट इन प्लेस ऑफ रिएजेंट। रिएजेंट के प्लेस पे हम क्या कैटलिस्ट को यूज करेंगे, क्योंकि हमारा जो रिएजेंट होता है वो इक्विवेलेंट अमाउंट में लेता है, क्योंकि जितना हमने रिएक्टेंट लिया उतना ही, जैसे हमें कार्बन आयन जनरेट करना है तो 10 मॉलिक्यूल अगर हमारे एसीटोन के होंगे तो NaOH के कितने लगेंगे? 10 मॉलिक्यूल। तो इक्विवेलेंट अमाउंट में वो रिएजेंट होगा आपका। और जबकि कैटलिस्ट होगा, कैटलिस्ट क्या करेगा? कार्बन आयन जनरेट करेगा, फिर से वो आपका NaOH में कन्वर्ट होगा, फिर जनरेट करेगा, फिर से NaOH। जितना हमने लिया है 1 ग्राम को लिया है तो 1 ग्राम ही सफिशिएंट है फॉर 1 क्विंटल। 1 kg के लिए कितना है? 1 ग्राम ही सफिशिएंट है। लेकिन जो रिएजेंट होते हैं वो 1 kg के लिए 1 kg ही हमको रिएजेंट चाहिए, तो उससे पॉल्यूशन होता है। तो वो कह रहा है यूज ऑफ कैटलिस्ट इन प्लेस ऑफ रिएजेंट। रिएजेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है हमारी, किसकी है? कैटलिसिस की है। तो ये डिजाइन में आता है फॉर द ग्रीन केमिस्ट्री सिंथेसिस के लिए। तीसरा पॉइंट आता है यूजिंग नॉन टॉक्सिक रिएजेंट। तो जो भी हमारे रिएजेंट हैं, जब भी कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत सारी इंडस्ट्री ऐसी हैं कि जिनमें हमें रिएजेंट की ज़रूरत ही पड़ रही है, उसके लिए हम कैटलिस्ट अभी तक डिस्कवर नहीं हुए हैं, या कैटलिस्ट हमको डिस्कवर नहीं कर पाए हैं। तो एक सिंथेसिस के लिए मान लीजिए आपका फीडल क्राफ्ट रिएक्शन है, तो उसमें हम FeCl3 भी यूज कर सकते हैं, एग्जाम्पल के लिए AlCl3 भी यूज कर सकते हैं। क्या और क्या कर सकते हैं? SnCl4 भी कर सकते हैं, PbCl2 भी कर सकते हैं, और मरकरी क्लोराइड भी कर सकते हैं। इतने आपके लुईस एसिड है। तो मरकरी क्लोराइड और लेड क्लोराइड दे आर टॉक्सिक। ये कैसे हैं? तो हम इनको ना यूज करके हम किसका? आयरन क्लोराइड का यूज करेंगे कि ये आपका नॉन टॉक्सिक है। अगर पानी में चला भी जाएगा गलती से तो लोग अगर उसको पी भी लेंगे, जैसे अभी अब TDS निकलता है 400, तो उसमें आपका लेड मरकरी सब आ जाता है, क्योंकि जो जितनी भी टैनिन कंपनी लगी हैं, जो लेदर कंपनी है कानपुर में, वो सब लेड का और उसका यूज करते हैं, किसका? मरकरी का। तो पानी में आप देखिए लेड क्लोराइड का टेस्ट हो जाता है। अभी मैं कभी वाटर में कराऊंगा, लेड का भी हो जाता है, मरकरी का होता है। तो इस तरह से वो कह रहा है कि यूजिंग नॉन टॉक्सिक रिएजेंट हमको यूज करना है, कि रिएक्शन तो हमें वही करानी है फीडल क्राफ्ट, लेकिन फीडल क्राफ्ट करने के लिए हमको लुईस एसिड की ज़रूरत है। तो लुईस एसिड हम मरकरी के नहीं लेंगे, लेड के नहीं लेंगे, हम आयरन के ले सकते हैं, या किसी जिंक के ले सकते हैं, और किसके ले सकते हैं? तो जिंक का ले लिया तो जिंक हमारी बॉडी में चला भी जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैग्नीशियम का लिया, मैग्नीशियम भी चला जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं। वो तो प्लांट में भी होता है, क्लोरोफिल होता है ना, तो हम तो उसको खाते हैं ना, प्लांट को, हरा हरा सब्जी जो भी खाते हैं ग्रीन, वो सब में मैग्नीशियम होता है। तो मैग्नीशियम क्लोराइड, अगर मैग्नीशियम चला जाएगा तो कोई प्रॉब्लम होगी हमारी बॉडी में? नहीं होगी। लेकिन लेड जाने से, मरकरी जाने से प्रॉब्लम हो सकती है। यूज ऑफ रिन्यूएबल सोर्सेज। रिन्यूएबल सोर्सेज इसका मीनिंग है, ये सबके लिए अलग अलग है। जैसे हमने कोई इंडस्ट्री डाली, मान लीजिए कोई कार बना रहा है यहाँ, तो कार के लिए क्या है कि सबको आयरन की ज़रूरत पड़ेगी। तो आयरन के लिए हमको सोर्सेज की ज़रूरत पड़ेगी कि हम खान से लाएं, उसको माइन से लाएं, फिर उसको प्यूरीफाई करें, उससे हम आयरन निकालें। इससे बेटर है कि जो हमारा रीनेबल मीन्स जो पुरानी कार डली है, पुराना टीन टप्पड़ है, वैसा बेस्ट आपका आयरन है, वो हम खरीद लेते हैं मार्केट से, या लोगों के घर से बेच देते हैं लोग, वो कबाड़ा जिसको बोलते हैं। तो उसी से हम आयरन जनरेट करेंगे, दोबारा स्टील जनरेट करेंगे, उससे हम इंजन को डिजाइन करेंगे जो हमको बनाना है, उसी को रीनेबल मीन्स फिर से उसको नया कर लेना। जो पहले पुराना हो चुका, कार भी पुरानी हो चुकी है,
जो प्लास्टिक भी पुरानी हो चुकी है, जो पड़ी है, उसी को हम खरीद के फिर से नया कर देंगे। ये इस पॉइंट में, या पानी की बोतल है तो उसी को खरीद के फिर से नया में कन्वर्ट कर लेंगे, तो उसको नया करने में आया। उसको इम्प्रूव एटम एफिशिएंसी, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एटम एफिशिएंसी का मीनिंग हुआ कि जैसे मान लीजिए आपने ग्रीन केमिस्ट्री का, इसलिए इसमें हम एग्जाम्पल दही का ही ले लेते हैं। तो दही का हमने लिया, जिसमें जो दही जब जमता है तो उसमें दूध नहीं रहेगा, फिर वो पूरा कंप्लीट आपका दही हो जाए। लेकिन उसका एक प्रोसेस है, कितने घंटे में होता है। लोग कहते हैं अभी तो दही हमने दूध डाला ही था तो उसमें दूध की भी स्मेल आती है, 2 घंटे में, 1 घंटे में। लेकिन 12 घंटे रखा रहेगा तो कंप्लीटली कन्वर्जन होगा। जितने भी एटम होंगे, जितने भी मॉलिक्यूल होंगे, दे ऑल आर कन्वर्टेड इनटू लैक्टिक एसिड। किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे? लैक्टिक एसिड। तो उसको एटम एफिशिएंसी, या फिर एटम एफिशिएंसी मीन्स कि उसमें कोई भी अनरिएक्टेड नहीं रह रहा है। प्रोडक्ट जो बन रहा है उसकी एटम की संख्या बढ़ रही है, एफिशिएंसी बढ़ रही है। जनरली हमारी बहुत सारी रिएक्शन होती हैं, रिएक्शन किया तो रिएक्शन करने में क्या होगा कि बहुत सारा वेस्ट बन गया। जैसे शुगर इंडस्ट्री है एग्जाम्पल के लिए, क्रिस्टलाइजेशन होता है तो हम जो शुगर लेते हैं वो क्या होता है, क्रिस्टल के फॉर्म में प्योर होती है। तो प्योर फॉर्म जब क्रिस्टलाइजेशन करते हैं तो ऊपर का जो होता है तो वो हम शुगर हो जाता है क्रिस्टलाइज के फॉर्म में। नीचे जो हीट जनरेट होती है तो उसमें बहुत सारी शुगर, आपकी गुड़, वो सारा मिक्सचर होता है। तो उसको ऐसा ही पाउडर के फॉर्म में लोग बेचते हैं, मार्केट में मिलता है ना, जिसको क्या बोलते हैं, पाउडर के फॉर्म में भी शुगर आती है, वो चीपेस्ट होती है, भूरा शक्कर आती है ना। तो वो आपका अभी प्योर फॉर्म में नहीं है, वो नीचे बच गया, जो क्रिस्टलाइजेशन में कन्वर्ट नहीं हो रहा। मीन्स अभी जो रिएक्टेंट है वो कम्प्लीटली आपका प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो रहा है। तो इस तरह का हम रिएक्शन सेटअप करेंगे कि कम्प्लीटली कन्वर्जन हो जाए पूरा। किसमें? एटम एफिशिएंसी का मीनिंग हो गया कि 80% है तो 90 कर देंगे, 60 है तो 70 कर देंगे, 70 है तो 90 कर देंगे। हमको एफिशिएंसी बढ़ानी है, तो दैट इज कमिंग इन इम्प्रूव एटम एफिशिएंसी। बात आई समझ में? चलिए, तो नैनो पार्टिकल का तो अभी चल रहा ना। हाँ लिखिए, बिल्कुल लिखिए। देखिए, ग्रीन सिंथेसिस ऑफ मेटालिक नैनो पार्टिकल से क्या क्या हो सकता है। नैनो पार्टिकल क्या होते हैं, चलिए नोट कर लीजिए। देखिए, ऐसा होता है, आपके एटम होता है, कोई रिएक्शन लगे तो पहले आपका कन्वर्ट होता है क्लस्टर में। क्लस्टर है, एटम है, और क्लस्टर फिर इस तरह से ये बहुत सारे जुड़ जाते। देखिए एटम अलग अलग हैं, ये क्लस्टर है छोटे छोटे, बहुत सारा देखो इकोनॉमी बन गया ना। जैसे शहद बनती है तो बहुत सारे मॉलिक्यूल शुगर के जुड़ के, और शुगर ऐसा नहीं, शुगर जो होता है वो तो आपका चाशनी होता है जो रसगुल्ले में यूज किया है, केवल शुगर होता है उसमें। लेकिन शहद क्या होती है, शहद भी एक प्योर होती है, उसमें शुगर भी होगा, उसमें आपकी नहीं, वो उसमें परफ्यूम भी होता है, और क्या होता है उसमें कुछ न्यूट्रिएंट भी होते हैं, बहुत सारे मिक्सचर होता है वो। लेकिन वो आपका प्योर फॉर्म में होगा। इतने प्योर फॉर्म में केवल उसको वो मक्खी भी बना पाती है और कोई नहीं बना सकता। आप चाहें कि लेबोरेटरी में बना दें तो लेबोरेटरी में बनाएंगे तो उसका जो कॉम्बिनेशन है वो आपका डिस्टर्ब हो जाएगा, फिर उसका जो इफेक्ट है वो इफेक्ट खत्म हो जाएगा। तो देखिए नैनो पार्टिकल, इस तरह से इनको एटम्स को, क्लस्टर को जोड़ के इस तरह से नैनो पार्टिकल हम बना सकते हैं। आ जाइए।
आशुतोष, आशुतोष को भेजना थोड़ा इसमें। हम ये कह रहे हैं थोड़ा इस पे चला देना होगा। मैं एक्चुअली वीडियो लेक्चर कुछ ऐसे बनाना चाहता हूँ जो अलग से बना हुआ है। यहाँ पे बैठ के मतलब 1 घंटे के लिए जैसे 6 से 7 होगा, तुम यहाँ रुक सकते हो? हाँ सर, रुक जाएंगे, रुक जाएंगे। अगला 10-15 दिन तो हम परमिशन भी ले लें, ठीक, तो वो हम यूट्यूब पे डाल देंगे। ठीक सर। और उसका जो भी बेनिफिट होगा हम तुमको दे देंगे। नहीं सर, हमें मत देना सर, आपकी वीडियो बन जाए, आप फेमस हो जाए, वही बहुत है हमारे लिए तो बता। अभी डिस्कस करना, फिर परमिशन मिल जाए तो हम यहीं बना लेंगे। वैसे तो हमने सोचा था कहीं कोई कहीं कोचिंग मिल जाए तो उनके यहाँ बना देंगे। नहीं सर, मैं ये बता दूंगा आपको, कुछ अपना भी दिमाग चलाऊंगा कि ऐसे ऐसे सर वीडियो बनाओ, इससे ज्यादा फेमस तो हाँ सही है। और मैं सोच रहा हूँ कि जैसे यहाँ प्रोजेक्टर वगैरह सब लगा हुआ है, डिजिटल बोर्ड वगैरह, हाँ सारी सुविधाएं हैं यहाँ पे, तो हम यहाँ अच्छी वहाँ जाएंगे। अच्छी नहीं सर, थोड़ा सेटअप के लिए तो बहुत पैसा चाहिए होगा। सब कुछ बोर्ड भी लगा है, चौक भी है यहाँ पे, तो इसके लिए हम तुमको बता देंगे। हाँ सर, बता दें जैसा भी होगा। ठीक सर। हाँ बताइए। बस ठीक है सर, तैयारी कर रहे हैं मिक्सिंग तैयारी कर रहे हैं। हाँ चलिए मिक्सर में करिए तैयारी। सर इस बार तो अच्छे आए हमारे नंबर समझे। अच्छे हैं सर, आपके में क्या नंबर? मेरे में 51 है। अच्छा है, 75 ना। हाँ हाँ मेरे में तो अच्छा है। और सर उनके बीपी सर वाले में 48 और सर रश्मि मैम के थोड़े से कम, 29 नंबर। मेरे में तो 51 है ना। और मेरे में तो क्लास स्टूडेंट अच्छे से पढ़ता रहे, उसी में निकल जाता है। नहीं सर, वैसे भी इस बार मेहनत की थी। हाँ मेहनत की, वो मेहनत तो करना पड़ेगा भाई, बिना मेहनत के कैसे होगा। मैं तो करना ही पड़ेगा। थोड़ा सा सर हिंदी इंग्लिश का थोड़ा सा वो चल रहा था प्रॉब्लम, तो वो भी थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। ठीक है सर, तो बता देना आप मुझे। ठीक, नमस्ते सर।
आगे बढ़िए। सर का फोन क्यों ऑन है? अभी भी चल रही है।